गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिवीजन सीरीज या बोल सकते हैं बूस्टर सीरीज, जो आप क्लास 10th के बच्चों के लिए जिनका कुछ दिन के बाद पेपर है उनको एक कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में रिवीजन देने वाला हूं। इस 4 या 5 वीडियो का पार्ट वाइज वीडियो बनेगा जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। मतलब चैप्टर जो भी है फिजिक्स के पूरे रिलेटेड, लाइट हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया, और लास्ट का जो है आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चारों चैप्टर की मिक्स ऑफ क्वेश्चन हो गए, थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल, असर्शन रीजन, एमसीक्यू, सबका एक मिक्सअप रहेगा। मतलब पूरा पैकेज है। तो इसको पढ़ने के बाद, ये 4 वीडियो पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बिना सोचे ये वीडियो लगा के जाइए और आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं चैप्टर क्वेश्चन मिक्सअप है, मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा, टॉपिक का नाम बता दूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। देखो इसमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन व्हाई कॉइन ऑफ द कॉइन एट द बॉटम ऑफ द वाटर फील्ड बीकर अपीयर राइज व्हेन अ व्यू फ्रॉम द अबव। यदि आप पानी के अंदर कोई कॉइन रखा हुआ बॉटम में उसकी, और उसको जब ऊपर देखते हो तो वो एक्चुअल में राइज होकर दिखता है। क्यों? तो ये टॉपिक का नाम है, या इसका आंसर पहले देख लो, टॉपिक की फेज पहले देख लो। टॉपिक आपका, एक मिनट जस्ट वेट। देखिए ये है टॉपिक का नाम, टॉपिक नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये टॉपिक का नाम है और चैप्टर का नाम है लाइट। समझ में आ गया? देखो होता क्या है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर टिक मारिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपका एक बीकर है। ठीक, इस बीकर में एक यहां पे कॉइन रखा हुआ है, एक कॉइन है। ठीक, अब कह रहा है कि यहां से रे जाएगी। ठीक है, रे जा रही है, अब सोचो यहां पानी भरा हुआ है, यहां से रे गई इंसिडेंट रे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो यू नो कि यदि पानी जो है वो डेंसर होगा कंपेयर टू एयर, ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है। तो जब भी डेंसर से रेयर में जाएंगे तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो ये आपका रे जो होगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे चला जाएगा। और एक आपका एक परपेंडिकुलर, आप क्या करिए परपेंडिकुलर लेके जाइए, तो ये आपका एक इंसिडेंट होगा। अब आपको पता है कि जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को जहां कट करेंगी या जहां पे कट होते हैं आपको फील होंगी एक्सटेंड करने पे, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस वाले को मैं, क्योंकि आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, तो इसको मैं पीछे लेके आऊंगा। इस वाले को यहां पे देखिए, देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा देता हूं। ये आपका यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं कट कर रहा है, तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी, जो कि पहले जो हाइट था वो ये हाइट था, अब जो हो गया वो ए हो गया, एच डैश हो गया, वो एच था। तो आपको पता है कि एच डैश इज लेस देन एच, तो इसलिए ये राइज क्या हो गया, अप दिख रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में आते हैं। लाइट वॉज बेन टूवर्ड द नॉर्मल ऑन इंटरिंग द वाटर। अब ये बताओ, इंटरिंग द वाटर और ये बेंड टुवर्ड नॉर्मल, यदि मान लो इसमें बोला है, इसमें बोल कह रहा है, पहली बात तो ये गलत है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ गलत क्यों है। जब ये अंदर आएगा तो ये कह रहा है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये कुछ नहीं जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगा कभी कट ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है, क्योंकि लाइट कभी भी अंदर जाएगी, तो ये पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया, रुक जाए एक बार फिर से, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि द लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऑन लिविंग द वाटर टू एयर। ये एयर है, ये क्या है आपका एयर है। ठीक, तो आप देख रहे हो जब भी वाटर को छोड़ रहा है एयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल बेटा। ठीक है, इसके बाद और क्या कह रहा है, द कॉजिंग द अपीयर ऑफ द डेप्थ ऑफ लेस देन द रियल डेप्थ, बी इज द एक्चुअली सही आंसर है। थर्ड बोला द वाटर इज मैग्नीफाइड द साइज ऑफ द कॉइन मेकिंग द अपीयर, नहीं एक गलत है, वाटर का कोई रोल नहीं है। और दूसरा बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेसर, गलत बात है, ये भी गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, ये इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ममता was making notes and she
wrote down the following statement about the magnification of mirror। ये भी क्या है, लाइट चैप्टर का है। कह रहा है कि पहला है द मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, दूसरा बोला है मतलब मैग्निफिकेशन ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच अपॉन एच आई, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर द ऑल वर्चुअल इमेज एंड निगेटिव फॉर द ऑल रियल इमेज। देखो तो ये बोल रहे हैं कि वर्चुअल के लिए क्या है, यदि वर्चुअल होगा तो वर्चुअल के मैग्निफिकेशन क्या होगा, ऑलवेज ऑल वर्चुअल पॉजिटिव होगा एम की वैल्यू, और रियल के लिए क्या बोला है, रियल के साथ नेगेटिव होगा एम की वैल्यू। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है व्हेन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉनकेव लेंस आर द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स लेंस हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही सेम होता है, चाहे वो मिरर करिए चाहे वो लेंस करिए, आप पोजिट कर दिए। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर के इक्विवेलेंट होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव मिरर के इक्विवेलेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉस में जाता है, मैं भी आगे समझाऊंगा। पॉजिटिव मतलब इनका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और कह रहा है वेयर एज द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आर कॉनकेव मिरर कैन ऑलवेज भी, देखो यहाँ पे लिखा है ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव मिरर बोथ आर सेम ही होता है, कैन बी और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस आर मिरर। देखो पहला क्वेश्चन हम समझाते हैं। तो पहली बात तो मैग्निफिकेशन जो होता है ये नहीं होता है। मैग्निफिकेशन जो होता है क्यों नहीं होता है, देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कांस्टेंट होता है और इमेज का साइज चेंज होता रहता है। तो ये इमेज जो, अब बताओ इमेज का साइज चेंज होगा तो एक समय ऐसा है एच आई एच ओ के इक्वल होगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो होगी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप इसको एच आई अपॉन एच ओ होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर द ऑल वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा जो आता है इरेक्ट आता है। क्या आता है, इरेक्ट आता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज, सीधा। और मैग्निफिकेशन मिरर में यदि साइन जो आपका है बोल सकते हो, देखो ये इसमें ना दो फॉर्मूला होता है एम एच आई अपॉन एच ओ। तो आप इससे डिसीजन लीजिए। यदि मान लो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है, इमेज सीधा हुआ तो दोनों हमेशा मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे। तो वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट 100% सही है कि यदि वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट इमेज बनेगा, और इरेक्ट इमेज जो होता है वो सीधा होता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा सीधा होता है, तो दोनों का रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 2 इज द करेक्ट। थर्ड में आइए, थर्ड समझिए। थर्ड में देखिए कॉनकेव मिरर, समझाता हूँ, समझिएगा। कॉनकेव मिरर और साथ में आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसमें आपके 5 केसेस होते हैं। तो इसमें कुछ केसेस जो होते हैं वो देते हैं रियल और इन्वर्टेड, और एक केस जो देता है वो देता है वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर में यदि इरेक्ट का केस में तो पॉजिटिव आएगा मैग्निफिकेशन, बट इन्वर्टेड में नेगेटिव आएगा। मैं केवल साइन की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो कॉनकेव मिरर में जो हो सकता है और कॉन्वेक्स लेंस में जो हो सकता है, दोनों के केस में आपका एम जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, डिपेंड करता है कहाँ होगा। तो ये देखो कहीं लिखा होगा कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन, तो सही है। और देखो अब इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। दूसरा है आपका, रेड कलर से लिख रहा हूँ, देखिए रेड कलर से लिख रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों में देखिए कॉनकेक्स जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो मोस्टली जो यूज होता है वो सेम, मतलब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है जहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ों को देखना होता है एक छोटे से एरिया में, तो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा चीज़ें सीधी दिखती हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ मिरर जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ये डिस्कस करूंगा। तो ये जो होता है ये आपका ऑलवेज इरेक्ट होता है, तो ये ऑलवेज, तो ये भी ऑलवेज इरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैम जो है ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस
या कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव लेंस हैव द पॉजिटिव, तो ये दोनों सही है। तो 2 एंड 3 सही है, 2 एंड 3 को टिक करिए और आगे बढ़िए। आगे आइए, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल स्टडिंग, ये थोड़ा गलत है इग्नोर करिए, ओम्स लॉ होगा। व्हाइल स्टडिंग ओम्स लॉ अनन्या मेजर द करंट इन अ सर्किट, वो टाइप एरर है, इन अ सर्किट एंड नोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट में है? क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये है कि द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द एंड इन द कांस्टेंट टेम्परेचर। 100% सही है, ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। दूसरा बोला द रेजिस्टेंस of a conductor decreases with increasing the temperature of the metallic conductor। यदि मेटल है, यदि मेटल आपका होगा, तो कुछ चीज बताते हैं, 3 चीज समझो। मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर। मेटल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जब आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो टेम्परेचर से क्या है, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे में कोलिजन स्टार्ट करेंगे, तो इनका जो मोशन है वो डिस्टर्ब होगा, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब करेंट का फ्लो कम हो जाएगा। और करेंट का फ्लो जो कम करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसने जो लिखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है द वी आई स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, गलत है। आपको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R होता है, और हम वी आई ग्राफ, यहाँ V होता है और यहाँ I होता है, स्लोप का मतलब होता है V अपॉन I, तो यहाँ पे V अपॉन I करोगे तो V अपॉन I इक्वल टू R, इसका मतलब वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो डायरेक्टली वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा ये गलत है, यहाँ पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस है, तो ये गलत हो गया। पहला आपका सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेनबो। अभी कह रहा है कि चूज करिए कि इनकरेक्ट है, तो इसको इनकरेक्ट पे मैं एक बार ना सर्कल कर देता हूँ, मैं करेक्ट का आदत है हमको, ये इनकरेक्ट का क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेनबो। देखो, रेनबो अपीयर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सन, गलत। जो आपका रेनबो होता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, सीधी बात है, तो ये सेम बोला है तो गलत हो गया। द रेनबो इज फॉर्म व्हेन लाइट अंडरगो द डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द एटमॉस्फेयर वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो, बात तो सही है कि डिस्पर्जन में लाइट स्प्लिट होती है और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इनसाइड द, और ये हो जाता है, तो ये कुछ देर के लिए सही मानते हैं इसको। क्या करना है, अच्छा कौन सा गलत है, अच्छा रुकिए बताते हैं। अच्छा ये सही है, हम उसके अकॉर्डिंग सही कर देंगे। फिर बोला है द रेनबो इज सर्कुलर इन शेप, सही है, ये भी सही है। द प्राइमरी रेनबो फॉर्म ड्यू टू द वन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टू इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हाइल द सेकेंडरी रेनबो इन्वॉल्व इन द टू इंटरनल रिफ्लेक्शन टू रिफ्रैक्शन, सही है, ये भी सही है। यदि इनको इनकरेक्ट देना है तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा पहला वाला, इनकरेक्ट के लिए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ बोल रहा है द रोहित इज रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड नोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह क्या रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन देम। देखो ये है, आपको पता है जो V होता है वो होता है W/Q, और यदि Q की वैल्यू आप 1 रख दोगे, 1 कूलम, तो आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोलते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ the resistance of the conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross section area। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है R होता है वो होता है रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। यदि एक वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A, स्मॉल ए कर दो A, और इसका लेंथ जो है वो L है, और ये जिस मटेरियल बना है उसको बोलते हैं रो इज द रेजिस्टिविटी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बोला है कि द रेजिस्टेंस कितना है, कनेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, सही है।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। फिर थर्ड कह रहा था इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। देखो अब एनर्जी नहीं है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको पता है यदि करंट की बात कर रहा है तो आई इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्री चार्ज इज नोन एज करंट। यहाँ करंट जो बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो पर सेकेंड, तो ये गलत हो जाएगा और आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सब अच्छे क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच एक्सप्लेन ठीक है, which explain the why concave mirror is used by the dentist to examine teeth। देख भाई कॉनकेव मिरर का यूज समझ ले। कॉनकेव मिरर जो होता है वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। 5 केसेस में मिरर की बात करो, एक केसेस में बड़ा होता है लेकिन इन्वर्टेड होता है, एक केसेस में बड़ा होता है लेकिन इरेक्ट होता है, और 5 केसेस में बड़ा होगा कुछ केसेस में और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो दांत में जो कैविटी होती है उसका हमें उल्टा सीधा सा मतलब नहीं है भाई, सीधा बात है कैविटी बड़ा करके दिखाओ और डेंटिस्ट अपना काम करे। तो ये है कॉनकेव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस द डिमिनिश्ड इमेज मेकिंग द इजियर व्यू ऑफ द इंटायर माउथ ऑफ द वन। गलत बात है भाई, मुंह देखना है, कभी गए हो? अब डेंटिस्ट का तो माइंडसेट ये नहीं होता कि हाँ जो आया उसका मुंह देखना है, आया उसका कैविटी देखना है, तो पहला गलत हो गया। अच्छा डेंटिस्ट भाई, अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड लाइट विदाउट चेंजिंग the image size and make it the ideal to close up the view। क्या कह रहा है कि इमेज विदाउट चेंजिंग द इमेज साइज, नहीं भाई इमेज का साइज तो चेंज होता है, अदरवाइज तो मैग्नीफाइड ग्लास चाहिए मेरे को, तो ये तो चीजें थोड़ा सा डाउटफुल में चली गई। चूज द बेस्ट इस्तेमाल, तो ये डाउट में चला गया, सर्कल करते हैं। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म एंड द इनलार्ज एंड इरेक्ट, भाई इनलार्ज भी बनाएगा इरेक्ट भी बनाएगा इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू इट। अच्छा जी, क्लोज टू इट एंड हेल्प डेंटिस्ट टू क्लियर। देखो ये सही, ये कब है जब आपका पोल ठीक है और फोकस के बीच में जब रखते हो तब ये आपका केस बनता है, ये केस सही लग रहा है। डी बोला है कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द टीथ इनसाइड द माउथ मेकिंग द मोर यूजफुल देन द अदर इमेज। द कॉनकेव मिरर फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द टीथ इनसाइड द माउथ मेकिंग इट मोर यूजफुल द अदर मिरर्स। ये भी आपका कॉनकेव मिरर का ये भी सही लग रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई कॉनकेव मिरर यूज द डेंटिस्ट एग्जामिन टीथ। तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अब यहाँ पे इरेक्ट इमेज की जरूरत नहीं है, रियल इनलार्ज है, इनलार्ज बनाएगा नो डाउट, इनलार्ज बनाएगा, लेकिन अच्छा ये देखो तो डेंटिस्ट क्या करता है मोस्ट ऑफ द टीथ के पास ही रखता है, तो ये वाला केस मोर अप्रोप्रिएट है, ये सही है। और ये कॉन्वेक्स में कभी भी ऐसा यूज नहीं होता है, तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये भी आंसर सही है लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आप सी को मारिएगा, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा एनसीईआरटी में क्या है, बट दोनों ही आपको आंसर सही लग रहा है। ठीक है, आप कमेंट में करिएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका कमेंट में करिएगा, कमेंट में आंसर करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रानी स्टडी अ डायग्राम रिलेटेड टू द डिफेक्ट ऑफ विजन of note down the possible cause for it। She wrote the following statement in note। अब इसने देखा कि आई में इस तरह का इसका ऑब्जर्वेशन है कि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द रेटिना है, ये आपका बिहाइंड द रेटिना है, ठीक है, रेटिना है, ठीक है। अब कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लार्ज। अब देखो फोकल लेंथ लार्ज होने का मतलब क्या है कि जो उसका ये देखो ये जो उसका रिफ्लेक्टेड मतलब लाइट जो जाएगी रिफ्लेक्ट होके वो दूर पे मिलेगी। फोकल लेंथ का मतलब होता है कि दूर होने का मतलब वो जाके दूर पे मिलेगी। यदि फोकल लेंथ छोटा है तो वो लाइट को कन्वर्ज करेगी और पास मिलाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ का मतलब कम होने का मतलब वो जल्दी से मुड़ जाएंगी। फोकल लेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अच्छा एक देखिए मैं समझाता हूँ इसको, जैसे ये है, ठीक है। अब इसका एक बनाइएगा और यही एक आपका बहुत मोटा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग,
दूर हो गया, फोकल लेंथ लॉन्ग हो गया है, सही है। फिर कह रहा है द आई बॉल बिकम टू स्मॉलर, स्मॉल होगा तो थिक हो जाएगा, यदि आई लेंस स्मॉल होगा तो थिक हो जाएगा। थिक होने से क्या होता है, देखो थिक होने से क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है, और थिन होने से क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थिन हुआ है ना कि थिक हुआ है, तो ये दूसरा वाला गलत लग रहा है। तीसरा कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू शॉर्ट, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू शॉर्ट, भाई शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा तो तुम में से तो ये तो गलत ही होगा। द आई बॉल बिकम टू लॉन्गर, लॉन्गर होगा तो ये फोकल लेंथ इसका बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसको शॉर्टनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सही है, 1, 1 और 4, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, देखिए इसमें कह रहा है असर्जन द सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो जब तक आप करंट उसमें फ्लो कराओगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सोनाइडल की बात कर रहे हैं, और उसमें जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यदि उसमें जो सॉफ्ट आयरन डालोगे वो जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, तो उसकी मैग्नेटिक कैपेसिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है। द सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन अ कॉइल इज स्विच्ड ऑफ, सही है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे मान लो जैसे गया तो फिर से डीमैग्नेटाइज हो गया। तो ये इसका रीजन भी है कि ये जल्दी से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं उसको करने के लिए। तो ये ऑप्शन ए इज द मोर एप्रोप्रिएट। ना समझ में आए तो रीजन से असर्शन पे जाइए। अगला कह रहा है स्टडी द रे डायग्राम, स्टडी द रे डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कह रहा है राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म। कह रहा है कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक, देखो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जैसे अब देखो एक चीज़ बताते हैं तुमको, एक ट्रिक बताता हूँ। ये लेंस है, लेंस में आप देखो यदि ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ है तो आपका माइंड सेट है कि यदि ट्रांसपेरेंट है तो हमको बाहर उस साइड की चीज़ दिखनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हो या तुम ही खड़े हो तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे उस साइड दिखना चाहिए या मेरा इमेज उधर बनना चाहिए। यदि तो जो कॉमन सेंस कहता है, जैसे मिरर में, मिरर यहाँ पे पॉलिश है तो समझ में आएगा उधर इमेज नहीं बनेगा, कॉमन सेंस कह रहा है तो इमेज इधर बनेगा, तो इस साइड की इमेज रियल कहला जाएगी। जहाँ पे कॉमन सेंस के अगेंस्ट बन रहा है, जो आपका कॉमन सेंस कर रहा है उसके अगेंस्ट यदि इमेज बन रहा है उसको तुम वर्चुअल मानो, यदि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है तो उसको रियल मानो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मुझे पता है ट्रांसपेरेंट है तो इमेज इधर बननी चाहिए, यदि इधर इमेज बन गया तो ये रियल होगा, ठीक। देखो तो इधर बना हुआ है तो ये रियल हो गया, और उल्टा बना है तो रियल के साथ हमेशा, देखो हमेशा रियल, ऑलवेज, याद रखो, ये लिख लो, ऑलवेज जो है रियल यदि होगा तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, हमेशा बिना सोचे। और यदि वर्चुअल हुआ तो हमेशा जो आएगा इरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे रियल होता है इस साइड, तो रियल में क्या हो जाएगा, रियल होगा तो सही है, रियल फॉर्म हो रहा है और इरेक्ट भी हो रहा है। इन विच पोजिशन द ऑब्जेक्ट विल द मैग्निफिकेशन इज -1। अब देखो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, यदि मिरर की बात करेंगे तो यदि मिरर में जब सी पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो सेम आपका साइज का बनता है ऑब्जेक्ट, और यदि रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन -1 1 कट के -1 हो जाएगा, -1। और इसमें भी जब सी पर रखेंगे, यदि 2f पर रखेंगे एट 2f तो इमेज कहाँ बनेगी, उधर वाले, यहाँ पे 2f1 पर रखेंगे तो 2f1 पे इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। तो यहाँ पे एट 2f1 जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट जो 2f1 पे होगा तो इमेज जो बनेगी, इमेज बनेगी आपकी 2f2 पे, और कैसी, इन्वर्टेड बनेगी। तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन बताया था HI अपॉन में HO, तो -1 सेम बन गया, +1 कट के क्या हो जाएगा -1, यही तो है, ठीक है, कॉपी कर लो। आगे ये आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से है, कह रहा है स्टूडेंट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कह रहा है कि a student carry out the experiment of the plot of VI graph in a 3 simple nichrome wire with the resistance R1, R2 and R3, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, R1, R2 and R3 रिस्पेक्टलेस होने फिगर। कह रहा है कि इंटरप्रेटेड द VI ग्राफ सो द फिगर, आंसर द फॉलोइंग आंसर। कह रहा है अरेंज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख बेटा एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि तुम गलत करोगे, करके आओगे नहीं सुने ढंग से। तो देखो एक होता है VI ग्राफ, ये I हो गया और ये V हो गया, यदि इसमें ये 2 चीज दिया हुआ है, ये पहला, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
यदि ऊपर भी और नीचे आई दिया हुआ है, क्या दिया है, ऊपर भी और नीचे आई, तुम बैठो किसी पे, इस पे बैठो, देखो किस में जल्दी तुम नीचे आ रहे हो, तो जिसमें जल्दी नीचे आओगे उसका स्लोप ज्यादा है। तो इस केस में लिख लो स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्लियर बात है। तो देख रहा 2 का स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पे 2 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा पहले वाले से। अब इसका उल्टा देखो, यदि यहीं पे उल्टा हो गया, ये आपका V हो गया और ये I हो गया जो इस केस में दिया हुआ है, इस केस में बेटा उलट दो, जज्बात उलट दो, ये उल्टा, तुम अपनी फीलिंग चेंज कर दो। इसमें देखो ये पहला और ये दूसरा, इसमें लिख देता हूं जिसका पीले वाले से पीले का, जिसका स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम। एक मिनट, ठीक है, देख लो, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। देखो अब समझो, स्लोप कुछ गधे हैं, महागधे हैं, स्लोप में नहीं आता समझ में। अरे स्लोप नहीं आता है ना, तो सोचो कि छत पे खड़े हो, छत से कूदोगे तो क्या होगा, तुरंत नीचे आओगे और थोड़ी देर बाद तुरंत ऊपर चले जाओगे। तो स्लोप का मतलब है कि जितना जल्दी नीचे आ जाओ। तो छत का स्लोप सबसे ज्यादा है। अब छत से कंपेयर करो, अपने आप को यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, किस में जल्दी आओगे, अरे भैया इसमें आओगे। आइए छत जो है वो ये है, इससे कूदोगे तुरंत नीचे आओगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस पे बैठोगे, इस पे बैठोगे तो इसमें जल्दी आओगे, इसमें कम में आओगे। तो इसमें स्लोप जिसका ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्लोप इसका है तो सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा R2 का, फिर उससे ज्यादा R3 का हो जाएगा। ये ऑर्डर हो गया, ये हो गया। सेकंड बोल रहा है इफ द सैंपल आर ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ अरेंज देम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा जी, अब देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है। आर इज प्रोपोर्शनल टू, बोल पहले देखो बोला है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन E है। तो इसमें क्या बोला है कि मटेरियल सेम कर दो, लेंथ सेम कर दो। तो भैया इन दोनों को सेम कर दो, कोई मतलब नहीं है। तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E। अब क्या कह रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम। ए क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा या जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन तो किसका है, तो इसमें जिसका ज्यादा उसका कम, तो A3 कम हो जाएगा, फिर A2 हो जाएगा, और जो सबसे कम था वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ऑर्डर है। ठीक है, तो कह रहा है कि अरेंज देम द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिक्रीजिंग हम तो इंक्रीजिंग कर दिए, डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो डिक्रीजिंग में सबसे ज्यादा किसका है, A1 का है सबसे ज्यादा क्योंकि कम रेजिस्टेंस कम है, फिर A2 का है, फिर सबसे कम A3 का क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इसको इससे कंपेयर कर लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़िए, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द सर्किट, क्या कह रहा है, ये देखिए, इसको कह रहा है स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको मैं बोल तो रहा हूं, इस सीरीज को देखने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, अलग लेवल का। देखिए करिए क्या, पहले पॉज करके खुद का आंसर निकालिएगा, खुद का आंसर लिखिएगा। फिर कह रहा है कि करेंट व्हेन की 1 इज ओपन एंड की 2 इज क्लोज। चलिए, ओपन का मतलब क्या होता है और क्लोज का मतलब क्या होता है, गधे हो ना तुम लोग। तो पहली बात तो ओपन है क्लोज नहीं पता है। ओपन में बंद कर दोगे, क्लोज में खोल दोगे तो क्या होगा, सब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आगे आ जाओ। ओपन देखिए, ओपन करना है मतलब, ओपन का मतलब हुआ कि वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होगा, और क्लोज का मतलब वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। नहीं बोलते हो आई एम अ वेरी क्लोज फ्रेंड, क्लोज ओपन फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन बोलते आई एम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स है, या वी आर द क्लोज फ्रेंड। तो ये हो गया। तो ओपन में क्या कर रहा है, पहला K1 ओपन करिए। अब देखो K1 है कहाँ, K1 ये है, इसको ओपन कर दो और इसको जो है वो क्लोज कर दो, होगा क्या।
अब आप देखो क्या पूछा है, करंट बोला ना। अरे भैया जब इसको ओपन कर दोगे, हाई सर्किट है, ओपन रहेगा, तुम ढेर सारा तार जोड़ दो और प्लग में मत खोसो, लाइट आएगा? नहीं आएगा। तो ये प्लग में हटा दिया है। अभी बिजली है इधर, बिजली में खोसोगे नहीं तो आएगा कैसे? नहीं आएगा ना। तो यही सोचना है। तो इसमें पहले करंट क्या हो जाएगा, करंट जो होगा पहले केस में 0 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया तो सिंपल होगा। सेकंड बोला है कि अब उल्टा किया है, अच्छा दोनों को क्लोज कर दिया है, करो भाई। अब की बार तारों जोड़ा है और खोस भी दिया है, खोसने मतलब प्लग इन कर दिया है। थोड़ा सा रीजनल टच आ जाता है, बिहार से है ना जी। इधर देखिए, तो यहाँ पे इसको भी क्या किया है, क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, मैं अब इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए कितना बोला, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। ये आपका 4 ओम, ये आपका 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम। अब देखो बेटा एक चीज बताते हैं तुमको, इसमें इसमें क्या है, एक चीज बड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन हो गई। अब यहाँ करंट जाएगा तो करंट यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन क्या पूछा है, करंट व्हेन K1 K2 इज क्लोज। अब क्लोज तो कर दिए, अब क्लोज करने के बाद क्या होगा, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो शॉर्टेज यहीं से पूरा करंट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और होना चाहिए इस क्वेश्चन में, एक चीज़ वो और ऐड इसको करना चाहिए था, यहाँ पे एक रजिस्टर और ऐड करना चाहिए था, तब जाके क्वेश्चन अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है ये वाली लाइन ना हो, यदि ये लाइन होगा तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी होगी, यहाँ पे एक और रजिस्टेंस इसको ऐड करना पड़ेगा। कितने का, 2 या 4 ओम का यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ भी एक 4 ओम का ऐड कर दो, तब जाके आएगा। तो यहाँ से जाएगा और ये वाले में करंट 0, इसमें करंट 0 क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें भी करंट 0 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, तो आपके सर्किट से ये गायब हो जाएगा, आपके सर्किट से। क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। यदि वहाँ पे मान लो कि ये करंट नहीं दिया है, यदि मान लो ये करंट नहीं दिया है, ये करंट नहीं दिया है, तो क्या होगा, तो आपको पता है V इजकल टू I इंटू R। तो यहाँ पे I इजकल टू हो जाएगा V अपॉन R, R तो दिया ही नहीं है तो V अपॉन में 0, इनफाइनाइट आ जाएगा, करंट जल जाएगा सर्किट। इसीलिए मैं बोला हूँ कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होना चाहिए था, यहाँ एक और करंट देना चाहिए था, तो यहाँ वो देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आप करिएगा तो V इजकल टू I इंटू R, तो R इजकल टू हो जाएगा, I इजकल टू हो जाएगा V मतलब 12 और R 4, तो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने बोला है वो सही है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे देना चाहिए, अदरवाइज सर्किट बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदरवाइज इसमें क्या हो जाएगा, यदि इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है तो I इनफाइनाइट एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में एक करेक्शन यहाँ पे दे दिया, थर्ड क्वेश्चन दे दिया, थर्ड क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, थर्ड ये दे दिया, थर्ड में दिया इफ 4 ओम रजिस्टर added with एमीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जोड़ देगा तो थर्ड केस, तो थर्ड केस का आंसर ये हो जाएगा थर्ड का ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर shown in a diagram below. If the distance between the object and image is 4 centimeter and the magnification is 3, determine the ratio of U, V and I. अब एक चीज देखो, बड़ा अजब अलग तरीका क्वेश्चन है ये। या तो इसका ये जो जिसने भी जो भी एडिटर है उन्होंने या तो इसको डाला नहीं, मान लो इसको डाला होगा, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन में एरर एडिटिंग का है मैं अगले वीडियो में जरूर उसको रेक्टिफाई करके अपलोड करूंगा, डोंट वरी।
तो माइंड मत करिए, कमेंट मत करिएगा सर जी अरे मेरी गलती नहीं, अभी एडिटर गलती है। अब एडिटर गलती के लिए एडिटर से बात किया जाएगा कि भाई गलत क्यों किया, सही करो, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को या तो आप बोलो तो स्किप कर देता हूँ, मैं इसको बाद में बता दूंगा। आगे बढ़िए, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करते। कह रहा है स्टेट वेदर द अल्फा पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब देखो इसको बताना है कि अल्फा पार्टिकल का फोर्स का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इट मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन। देखो दिखाता हूँ तुमको, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होता है वही डायरेक्शन जो होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, ठीक। तो जो ये है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट है तो आपका आई भी ये हो गया और बी भी इधर हो गया, तो क्या कर रहा है, फोर्स कैसा लगेगा। अब एक चीज़ समझने का है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, द विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पहले वाले में नो, इसमें आंसर नो होगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा क्या कर रहा है कि यदि यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका ऐसे हो, ये आपका ये ऐसा हो जाए कि जो अल्फा पार्टिकल है वो ऐसा चला जाए, मतलब करंट का डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, एफ मैक्स हो जाएगा। हाँ, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसमें फोर्स नहीं करेगा, इसमें मिनिमम 0 करेगा, इसमें मैक्सिमम करेगा, बस यही आंसर है। आपको लिखना है अपने वर्ड्स में कि जब अल्फा पार्टिकल्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करेगा तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स का नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4 ट्रेन जा रही हैं और 4 ट्रेन के बीच में जो ट्रैक बचा होता है वहाँ तुम लेट जाओ, तुम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तुम कुछ नहीं हुआ, तुमको हाथ का नहीं कटेगा। लेकिन तुम पटरी के बीचों बीच लेट जाओ, मारेगा, कट जाओगे, इतना भयंकर फोर्स लगेगा। तो सेम वही चीज़ है, आगे बढ़िए। कह रहा है अ डायग्राम shown in below the connection of the 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm and 2 ohm in series, 12 ohm and 2 ohm in parallel। अच्छा जी, ये कह रहा है कि जो 1 ohm है इसको हटा दो, ये नहीं है, ये हटाइए, ये नहीं, कह रहा 1 ohm and 2 ohm resistor in series and 12 ohm and 2 ohm resistor in parallel, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच केस फॉलोइंग सर्किट। पहला है द 6 वोल्ट बैटरी सीरीज विद द फर्स्ट एंड 2 ohm रजिस्टर एंड 4 ohm, ये ओम है, और यहाँ बोला है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद द 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स, ठीक है। मैं इस सर्किट को बना के सॉल्व करता हूँ। देखिए इधर पहला वाला, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये आपका 1 ohm है, ये आपका 2 ohm है, ये आपका 6 वोल्ट है। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 ohm, ठीक है। और ये वोल्टेज इतना है, तो V इजकल टू I इंटू R, तो I इजकल टू V अपॉन R, तो V की वैल्यू 6 है और ये 3 आ गया, तो हो गया आपका 2 एम्पियर। और पावर जो होता है, पावर पूछा ना भाई, क्या पूछा है, पावर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई होता है, V इंटू आई। अब पावर अक्रॉस 2 ओम बोला है, तो 2 ओम के अक्रॉस करंट और 2 अक्रॉस की वोल्टेज। अब देखो इस सीरीज वाले में इसके अक्रॉस करंट तो निकाल लूंगा, यही है सीरीज में, दोनों कांस्टेंट होता है सीरीज में। यदि सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज नहीं पता है तो एक फार्मूला और होता है, ये होता है पी आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई ले लो कितना, 2 एम्पियर का स्क्वायर, इंटू में आर इसका ले लो जिसके क्रॉस निकालना है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 वॉट, ठीक।
पहले वाले का ये। अब सेकंड का देखिए, सेकंड का कराते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। जब सेकंड का लेंगे तो देखो ये 12 ओम है, ये 2 ओम है, तो करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/2, एलसीएम लोगे 12 तो हो जाएगा 1 + 6 और ये 1/R इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 12/7 ओम, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें करंट कितना जाएगा, तो V इक्वल टू I × R, तो आपका I इक्वल टू हो जाएगा V/R, ये V/, लेकिन मुझे ज़रूरत क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, इसको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो कैसे, इसके क्रॉस वोल्टेज दिया है 2, देखो पहले में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो पावर इक्वल टू V²/R, तो इसके क्रॉस वोल्टेज दिया है 4 का स्क्वायर और R कितना है दिया 2 दिया है, तो 16/2 कट जाएगा 8 वोल्ट। दोनों में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है क्या, सेम, तो आप लिखोगे सेम पावर ड्रॉप across 2 ohm resistor in both case। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पैरेलल दिया है, वोल्टेज मिल गया, रजिस्टर दिया है, तो क्यों करंट निकालना है कॉम्प्लिकेट करने के लिए। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है अ सोलेनॉइडल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कह रहा है अ सोलेनॉइडल ऑफ द लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर through which the current is run in order to create a magnetic field. The magnetic field of the solenoid is the superposition with the field due to the current through each coil is nearly uniform inside the solenoidal and close to zero outside, and it's similar to the field is a bar magnet having the north pole at one end and south pole at other end। मतलब ये केस बेस्ड लग रहा है। And depending upon the direction of current flow, the magnetic field produced in a solenoidal is depend on the few factors such as the current in a coil, number of turn per unit length, etc. The following graph of obtained by the researcher while doing the experiment to see the variation of the magnetic field with respect to the current in a solenoidal। जैसे करंट को दिया गया है तो कह रहा है आगे the unit magnetic field are given in a graph, ये दिया है करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है अटैच इन द मिली टेस्ला एमटी में दिया है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मिली टेस्ला में दिया हुआ है, एंड करंट गिवन इन द एम्पियर। कह रहा व्हाट विल द हैपन इफ द सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइडल। जब आप सोलेनॉइडल के अंदर सॉफ्ट आयरन डालते हो तो सॉफ्ट आयरन क्या होता है, मैं एकदम सिंपल से समझा रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन क्या करता है, सोलेनॉइडल के मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस कर देता है। जब मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाएगा, लाइन चली जाएगी, लाइन इधर चली जाएगी, ये लाइन आपकी जो लाइन है ये लाइन इधर बेंड हो जाएगी। क्यों कि कम करंट पे ही मैग्नेटिक, जैसे अभी ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा तो जिस करंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था उस पे ये 8 देने लगेगा, तो कम करंट पे ही वो हाई मैग्नेटिक फील्ड देने लगेगा, तो स्लोप द ग्राफ बेंड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। ठीक है, फिर दूसरा क्या कर रहा है, व्हाट कंक्लूजन वुड यू लाइक टू ड्रॉ द आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ। व्हाट कंक्लूजन, अच्छा ये पहला बोला है व्हाट हैपन, तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और ग्राफ के लिए मैंने बता दिया, पहले का आंसर है इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या होगा कि ग्राफ विल बेंड टुवर्ड द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। तो ये भी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अगला बोला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इन अबव फ्रॉम formed by the optical instrument is 60 centimeter। Object image distance in a above diagram from the optical instrument is, देखो अब यहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो 25 सेंटीमीटर पे है और ये 60 पे बन रहा है, और कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। इमेज जो है वो दिख रहा है कि रियल है और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड बनाने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा है। यदि आप ये जो है
डॉटेड तो दिखाया नहीं है, सॉलिड लाइन से दिखाया है, तो ये लेंस हो सकता है, या तो लेंस होगा या तो मिरर होगा। यदि लेंस होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यदि मिरर होगा तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन कॉनकेव मिरर ये होगा नहीं क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड उसमें होता नहीं है। तो ये आपका मुझे लगता है कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, लगता है क्या होगा ही। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फिर कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ, तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड और रियल है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये रे मान लो इंसिडेंट रे का, तो इधर इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 60 डिग्री। और ये इधर जाओगे ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऐसे जाओगे तो ये हो जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये सोचो मेरा एक इसमें लाइट का एक वीडियो पड़ा होगा, 2 वीडियो पड़ा होगा, आप जाके एक बार रे डायग्राम और लाइट का देखो तो ये आपको एक बार में कैसे होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और कम से कम उस चैनल पे मतलब उस वीडियो को वॉच करिए, 15-20 मिनट का होगा, उसके बाद आइए दोबारा देखने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो आपका लेंस का हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/, ये लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, देखिए आंसर इसका कॉन्वेक्स है ना, पॉजिटिव आएगा, देखिएगा 1/v की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस 1/25। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ ना समझ में आया तो 60 और 25 का एलसीएम ले लेना, कुछ ना आया तो समझ में। तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 60, 25 और यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 1/f। तो 1/, मतलब गलत है। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू हो जाएगा 60 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 30, 35 और ये आपका हो जाएगा 60, 25। तो ये हो जाएगा 5 7 जा और 5 5 जा, तो हो जाएगा 300/7 और ये -7 आ रहा है। तो ये फोकल लेंथ माइनस इतना 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, अब एक चीज़ फंस गया बात कि ये जो है 25 पे रखा हुआ है और इधर बन रहा है -u, अरे सॉरी, ओहो यही होता है सिली मिस्टेक, लगातार पढ़ा रहे ना। यहाँ पे u नेगेटिव है ना, तो यहाँ u नेगेटिव रखो, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 1/f, सही है, सही बेटा, कितना हो जाएगा 85 और नीचे है 60 × 25। वही बोले गलत कैसे, गलत तो नहीं होता जल्दी। 60 × 25 अपॉन में 85, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो 300/17 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ है, पॉजिटिव आया, कॉन्वेक्स लेंस है, सही है। देखिए यू हमेशा नहीं, ऑलवेज नेगेटिव, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, ऑलवेज नेगेटिव होता है। और यदि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यदि यू होता है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, आगे देखिए ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि स्टडी द गिवन डायग्राम एंड रिस्पॉन्स द क्वेश्चन फॉलोइंग, ठीक। कह रहा है व्हाई डज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे चेंज व्हेन दे आर इंटर द ग्लास स्लैब। पहली बात, ग्लास कोई भी रे बेंट होती है तो सीधे जाना आपका मीडियम का चेंज होना। मीडियम का चेंज मतलब मीडियम का डिपेंड करता है डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो आप ये बोलो कि बेंड होने का जो रीजन है वो क्या है, बोला है वाई ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको लिख दो मीडियम। क्या होता है, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब रेयरर से डेंसर आएगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक। ये हो गया। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट, व्हाट हैपेंड टू द इमर्जेंट रे इफ दे इंटर द ग्लास स्लैब परपेंडिकुलरली। मतलब परपेंडिकुलर होगा तो इमर्जेंट रे सीधी जाएगी, बेंड नहीं होगा। यदि इस तरह आएगा तो एकदम सीधे चला जाएगा, ठीक। तो ये जो यही होता है, जो आउटसाइड में होता है, इसी को बोलते हैं इमर्जेंट रे। यदि परपेंडिकुलर आएगा तो सीधे निकल जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टर्पेंटाइन ऑयल, एल्कोहल, केरोसिन आर 1.45 किसका है, ये है 1.45 और इसके बाद आपका क्या है, एल्कोहल का है 1.36 और सबसे लास्ट में है 1.44 केरोसिन का, ठीक है भाई, सारी है ना प्रॉपर, हाँ ठीक है।
यार ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि complete the path of ray in the diagram as the passing through the alcohol, kerosene, terpentine and so on the bending of light of each interface. State the aim of this experiment. State the aim of this experiment on the refraction of glass through the rectangular glass slab. देखो अब मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपका रेयरर है, ये डेंसर है। जैसे ही आपका लाइट रेयरर को जाएगा, इंसिडेंट रहे, और ये नॉर्मल है, तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। अब देखो जैसे ही आप भीड़ भाड़, मतलब तुम बता, रेयरर को बोलते हैं ऐसा एरिया जो एकदम खाली हो, डेंसर का मतलब भरा हो। आप खाली जगह से जा रहे हो, गाड़ी की स्पीड 60, 70, 80, 90, 100 के अप्रॉक्स है, और जैसे ही आप भीड़ भाड़ में जाते हो, आपकी गाड़ी की स्पीड 20, 30, 10 ऐसे हो जाती है, तो स्पीड कम हो जाती है। तो आप स्पीड कम कर लो, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये होता है, इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। उल्टा देखिए, उल्टा देखिए, सेम चीज। जब लाइट आपकी डेंसर से जा रही है रेयरर, तो आपकी रे ये हो गई और ये आपका नॉर्मल हो गया। कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन आप सोचो, आप भीड़ भाड़, एकदम भीड़ वाली जगह में गाड़ी की स्पीड 15, 20, 25 है, जैसे ही आप हाईवे पे जाओगे, खाली होगे, गाड़ी एकदम चाप के बढ़ाओगे 70, 80, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ा दो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही है इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। क्वेश्चन बोला है क्या है, क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है फर्स्ट सो द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे मैं बेंड कर रहा हूँ। अब देखो ये लाइट आ रही है, ये आई, ये इंसिडेंट रे हुआ, अब यहाँ नॉर्मल बना दो। तो अब देखो 1.36 से ये 1.4, तो क्या है, ये ऊपर वाला रेयरर है, ये डेंसर है। जो वैल्यू कम है वो रेयरर, जो वैल्यू ज़्यादा है वो डेंसर। तो इसको क्या बोलते हैं, जब डेंसर में गया तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा इसको झुका के ऐसे कर दो, ठीक। अब इस पे आया, यहाँ नॉर्मल जनरेट करो, 1 मिनट, यहाँ नॉर्मल जनरेट करो, ये नॉर्मल जनरेट हो गया। अब यहाँ देखो 1.44, 1.45 क्या है, फिर से अच्छा 1. मैंने गलत तो लिखा नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत लिख दिया हूँ, क्योंकि पहला जो था वो था टार्पलिन का था, तो 1.47, 1.4, 1.47 था इसका, ठीक। उसके बाद क्या था, और उसके बाद एल्कोहल का था 1.66, और आपका लास्ट में केरोसिन था, केरोसिन का 1.44, ठीक है। अब यहाँ फिर से क्या है, ये हो गया तुम्हारा रेयरर और ये हो गया डेंसर, फिर से ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक। तो ये तुम्हारा ये फाइनल हो गया। तो ये कैसे रे आ रही है, इधर एक बार अच्छे से बना देते हैं, ठीक। देखिए ये इंसिडेंट रे आई, तो ये आपका है रेयरर और ये हो गया डेंसर अभी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेंसर होगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए कलर चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये रेयरर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कम हो गई, ये ज़्यादा है। तो फिर से यहाँ क्या होगा, ये फिर से बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। ऐसे जाना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका ऐसा केस बनेगा, कर लीजिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम एंड लिस्ट द 2 पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। देखो अब इसमें क्या है, पहले इमेज बन रहा है, ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है, ये रेटिना है। रेटिना से पहले बन रहा है, मतलब आपसे दूर से कोई चीज आ रही है वो पहले इमेज बना रही है, मतलब आप मायोपिक प्रॉब्लम है, मायोपिया है, तो मायोपिया आपका हो गया तो आपको दूर की चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। तो क्या बोला, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन, तो ये मायोपिक आई है, मायोपिया है, ये मायोपिया है, ठीक है, ये मायोपिया है। और इसको 2 पॉसिबल कॉज ऑफ द, क्या होता है, कॉज ये हो सकता है कि आपका जो कॉज में क्या है, बायोलॉजिकल है। कॉज में क्या है कि आपका जो आई लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस जो होगा वो थिक हो गया होगा, मोटा हो गया होगा, ठीक है। सीलियरी मसल जो स्ट्रेच हो गई होगी, यही होगा, और क्या होगा, एक बार देख लीजिएगा, वायु का है। फिर विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम एक्सप्लेन द डिफेक्ट एंड करेक्शन। अरे भाई यहाँ पे कॉनकेव लगा दो, यहाँ पे कॉनकेव लगा दो,
कॉनकेव क्या करें, इस लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ठीक। अब ये रे जाके यहाँ मिल जाएगी, हो गया करेक्शन, ठीक, ये करेक्शन हो गया। एक देख लीजिएगा आप, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द वाटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड द अल्कोहल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकल डेंसर। इन दोनों में से कौन है ऑप्टिकल, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो ऑप्टिकल डेंसर। तो आपका क्या है, वाटर का 1.2, अल्कोहल का ये, तो क्या है, अल्कोहल इज डेंसर देन वाटर, ये डेंसर है और ये रेयर है। फिर क्या बोला है, ड्रॉ द रे डायग्राम, शो द पाथ इन द राइट पासिंग थ्रू द ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। अरे भैया ये वाटर है और ये अल्कोहल है, ये क्या है आपका, अल्कोहल है। तो अब देखिए वाटर से कोई रह गई, तो ये आपका क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है। भैया भीड़ भाड़ में स्पीड क्या होगी आपकी, स्लो हो जाएगी, तो ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बस हो गया, देख लीजिएगा ये नॉर्मल है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, मुझे लगता है अभी के लिए एनफ है, 20-25-22 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करूंगा, तब के लिए थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड। और अगला पार्ट जरूर वॉच करिए, इसके बाद इसमें जो भी आपको लगता है क्वेश्चन में जो आपको विजिबल नहीं वो चीज़ें मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।